हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे बायो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे इससे आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं, तो वो सब कुछ हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एनसीईआरटी को ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो बेस्ट बुक है किसी भी चीज़ के लिए। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम लकी है और ये बुक में मेंशन्ड है एक्चुअली। यहाँ पे आप देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ लकी। माय नेम इज लकी एंड ऑल्सो वी आर लकी टू लर्न दिस चैप्टर। हम लोग बहुत लकी हैं, ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चलो, तो मैं एक्चुअली आपको ये कह रही थी कि मेरा नाम लकी है और मैंने बीएससी केमिस्ट्री से पढ़ा है, बीएचयू से। अगर आप भी इन सब जगह पे जाना चाहते हो तो आपको क्रैक करना है सीयूईटी और सीयूटी के एग्ज़ाम के लिए। बाकी ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप बीएससी करना चाहते हो या एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो या कोई भी चीज़, या फिर आप नीट के लिए ही क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके चलिए हम पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सभी के सभी को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, जो कि हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं डाइवर्सिटी चैप्टर के अंदर। तो ये एंजियोस्पर्म के अंदर आता है सारा का सारा फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स होते हैं। एंड जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एज यहाँ पे मेंशन्ड है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं क्योंकि प्लांट जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है प्लांट्स के अंदर और मैक्सिमम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप चाहते हो कि मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊँ तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस चैप्टर के ऊपर भी वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तो आप जानते हो कि जो फ्लावर होते हैं बहुत ही अमेजिंग पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस देते हैं, हमारे वातावरण को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं अपनी महक से और अपनी खूबसूरती से। लेकिन इसके अलावा उसका एक इम्पॉर्टेंट काम है, वो है रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग, बहुत ही खूबसूरत एक ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। हमारा जो बेसिकली ह्यूमन बीइंग का जो रिलेशनशिप है एक फ्लावर के साथ, वो तो बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है। आप जानते भी हो कि फ्लावर्स के साथ हमारा मतलब एक एस्थेटिक जुड़ाव है। एस्थेटिक्स जो है ऑर्नामेंटल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपने घर को सजाने के लिए हम फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू, मतलब इनका बहुत ही ज़्यादा हमारे लाइफ में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीलिंग है और हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्लावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते ही हैं एक्चुअली। जैसे लव हुआ, किसी के लिए अफेक्शन दिखाना हो या हैप्पीनेस दिखाना हो या बहुत ज़्यादा खुशी को दिखाना हो, तो इन सब चीज़ के लिए हम फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के। यहाँ पे आ जाते हैं। ये आप देख रहे हो एक कंप्लीट हिबिस्कस का फ्लावर है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा, फ्लावर में मोस्टली 4 पार्ट्स होते हैं और ये 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो एक को हम बोलते हैं सेपल्स, जिसको हम कैलिक्स भी कहते हैं। दोनों एक ही नाम है, या तो आप कैलिक्स कहो या सेपल्स कहो। दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पेटल्स या फिर कोरोला। तो आप इसे पेटल्स कहो, कोरोला कहो, बात एक ही है, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं एंड्रोसियम, उसे हम कहते हैं एंड्रोसियम। और जो फोर्थ पार्ट है उसे हम कहते हैं गाइनोसियम, ठीक है। तो एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कोरोला एंड कैलिक्स, ये 4 पार्ट्स होते हैं। कैलिक्स को हम बोलते हैं सेपल्स, कोरोला को बोलते हैं पेटल्स, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम बेसिकली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का बना हुआ होता है, और गाइनोसियम जो है वो एंथर जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबका अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे ये जो मिडिल पार्ट है हमारा, बिल्कुल ये खूबसूरत सा पार्ट, यही हमारा गाइनोसियम है।
और इसका ये जो अपर पार्ट है ये है स्टिग्मा, ये जो लॉन्ग पार्ट है इसे हम कहते हैं स्टाइल, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं ओवरी। ये आप देख रहे हो जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं सेपल यानी कि कैलिक्स, और जो ये खूबसूरत कलरफुल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पेटल्स यानी कि कोरोला। ठीक है, अब जो ये एंड्रोसियम है उसके दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं एंथर और दूसरा जो इसका पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो इसमें दो पार्ट हो गए, एंथर और फिलामेंट। तो ये थे फ्लावर के पार्ट्स। अब कौन कौन से एसेसरी पार्ट्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो एसेसरी पार्ट्स आप देख ही रहे हो, इसमें जो ये सेपल्स एंड पेटल्स हैं यानी कि जो कैलिक्स एंड कोरोला हैं उनको हम बोलते हैं एसेसरी पार्ट्स, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व सिर्फ ये वाले पार्ट होते हैं यानी कि सिर्फ गाइनोसियम और एंड्रोसियम होते हैं, और इसीलिए इनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर्स के दो पार्ट इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो रिप्रोडक्टिव और दूसरे को हम बोलते हैं एसेसरी पार्ट। ठीक है, एक हो गया एसेसरी और दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव। एसेसरी में आते हैं सेपल्स एंड पेटल्स, रिप्रोडक्टिव में आते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो ये एक एक करके हम पढ़ते चलते हैं। तो ये तो हो गया एक सिंपल डायग्राम कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ तक यही बस इम्पोर्टेंट है। अब आगे आ जाते हैं कि जो इवेंट्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट्स का ही हमारा चैप्टर ही है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो रिप्रोडक्शन के कौन कौन से चरण होंगे, तो सबसे पहला जो फेज होता है वो हमारा होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज। पहले को हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि रिप्रोडक्शन से पहले का फेज क्या क्या होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आ जाओ, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 फेज में होता है। रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है 3 फेज में फ्लावरिंग प्लांट्स में। पहला फेज होता है प्री फर्टिलाइजेशन, जो सेकेंड फेज होता है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और थर्ड फेज को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सभी के सभी ये जो फेजेस हैं सभी इंपॉर्टेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी तक हमने सिर्फ देखा है कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स हमने देख लिए। अब एक एक करके हम देखते चलते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सिंपल याद रखना है आपको रिप्रोडक्शन के 3 फेजेस, और इनको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे और क्या क्या इवेंट्स होंगे। अब एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका, अभी तक हमने ये जो कुछ भी देखा यहाँ कहीं से बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको बस ध्यान रखना है कि किसको क्या कहते हैं, और बाकी ऊपर में जो कुछ भी है ये बस कहानियां हैं जो हम पहले से जानते हैं कि फ्लावर्स हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आपके किसी भी एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछता है कि फ्लावर आपने किसको दिया है, आज किसको दे रहे हो गुलाब, ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, स्ट्रक्चर, क्या क्या चीजें होंगी। तो आप जानते हो प्लांट्स इज गोइंग टू फ्लावर, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जब हम प्लांट जो है उसके अंदर जब फ्लावर बनने लगता है तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर ही हार्मोनल चेंजेस नहीं होते हैं, प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं। कमेंट हमें जरूर कीजिएगा अगर आप प्लांट हार्मोन्स के बारे में जानते हो। चलो एक बार मैं ही बता देती हूँ आपको। ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स के फंक्शन को एक एक लाइन में आपको लिख के भेजना है। अब अभी कमेंट करो कि प्लांट हार्मोन जो कि ऑक्सीन्स, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, ये 5 हार्मोन्स हैं, इनके क्या क्या काम है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इनके इन्फ्लोरेसेंस, ये भी आपने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ा होगा, इन्फ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमें कमेंट कीजिएगा, वो चैप्टर भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी। तो आप जानते हो इन्फ्लोरेसेंस यानी कि फ्लावर जब खिल जाता है तो उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहले वो फ्लोरल बर्ड के फॉर्म में होता है, देन फ्लावर बनता है, और इसे हम कहते हैं एंथेसिस। फ्लावरिंग को कहा जाता है एंथेसिस, याद रखिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। एंथेसिस कहते हैं
फ्लावर बड से फ्लावर बनना इज नोन एज एंथेसिस। अब जानते हो आप फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे। मेल को हम बोलते हैं एंड्रोसियम और गायनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहा जाता है। इसके अलावा इसके चारों तरफ एस्टामेंस होंगे और कार्पेल्स होंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स का। एस्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पे आप देख रहे हो एस्टामेन का ये दो पार्ट दिखाया गया है। एस्टामेन यानी कि एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को ही हम एस्टामेन कह रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड्रोसियम का दूसरा नाम एस्टामेन, सिंपल याद रखो। एंड्रोसियम मीन्स एस्टामेन। तो ये जो लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कहलाता है फिलामेंट और इसको बोलते हैं एंथर। तो जो ये एस्टामेन है इसके दो पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं फिलामेंट, और जो टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं एंथर। अभी इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड मतलब इसका सबसे नीचे वाला जो एंड होता है वो अटैच्ड होता है किससे, तो वो अटैच्ड होता है थैलेमस से। अब थैलेमस किसको कहते हैं, तो उसके लिए आ जाओ फ्लावर के पास। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है जिससे ये फ्लावर, मतलब जिस बेस पे ये फ्लावर सारा का सारा प्रेजेंट होता है, इसे ही हम कहते हैं थैलेमस। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, थैलेमस। अब इससे जुड़ा हुआ होता है, आप इसमें देख भी रहे हो, ये जो हमारा फिलामेंट है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इस थैलेमस से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो ये पूरा पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसे कहेंगे थैलेमस। तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ ओवरी भी जुड़ा हुआ है और ये वाला पार्ट भी सारा का सारा यहाँ जुड़ा हुआ है। तो इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो जुड़ा होता है थैलेमस से, और जितने भी पेटल्स होते हैं सारे के सारे वहीं पे जुड़े हुए होते हैं। अब आप अलग अलग एंथर को कलेक्ट करोगे, जैसे हिबिस्कस का कलेक्ट करोगे तो वो आपको इजीली दिखाई देगा, लेकिन अदर किसी चीज को कलेक्ट करोगे तो वो अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये सिंपल यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है, क्योंकि हर एक एस्टामिन का जब आप डाइसेक्शन करोगे, माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे, तो उसका एक नीट डायग्राम आपको दिखाई देगा जो कि अलग अलग रेंज, मतलब अलग अलग शेप का होगा। जरूरी नहीं है कि सारा ऐसे ही शेप का हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिले। जैसे लोटस का अगर देखोगे तो उसका काफी डिफरेंट दिखेगा, हिबिस्कस फ्लावर को देखोगे तो काफी अलग दिखाई देगा, तो बिल्कुल वैसा ही है। अब जो टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर होता है, सिंपल मतलब ये जो राउंड वाला पार्ट है एंथर, ये बाइलोब्ड होता है। एग्जाम में सवाल ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि ये बाइलोब्ड होगा, ट्राइलोब्ड होगा, टेट्रालोब्ड होगा, क्या होगा, तो सिंपल याद रखिए बाइलोब होता है और हर एक लोब में दो थीका पाया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2, ये 1 2, ये एक ही लोब है, ठीक है, ये एक लोब है, ये फर्स्ट लोब एंड सेकेंड लोब, लेकिन इसमें ये दो थीका है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हैविंग 2 थीका, तो इसीलिए इसको कहते हैं डाइथिकस। तो याद रखना है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। इसका जो मतलब सिंपल ये लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से बना हुआ होता है और इसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे तो इसमें 4 साइड होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 और 4, ये इसको बोलते हैं साइड्स, मतलब ये आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो तो ये 1 और 2 दिख रहा है, और सेम इधर 1 और 2 उधर से, तो इसको बोलते हैं टेट्रालोब्ड। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी टेट्रागोनल। तो सिंपल याद रखना है कि एंथर क्या है, बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। और इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ये नंबर आपको याद रखना है कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये 4 चीजें दिखाई दे रही हैं, तो एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ठीक है, सॉरी एक थीका के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, तो दैट मीन्स डाइथिकस है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होगा हर एक कॉर्नर पे। जो भी लोब है इसके हर एक कॉर्नर पे, यानी कि एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है।
ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसको हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल्स। माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज पॉलन मदर सेल्स। अब ये फर्दर किस में डेवलप होता है, तो ये पॉलन सैक में डेवलप होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो बहुत ही आराम से, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो अपर पार्ट, ये बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होंगे, डाइथिकस होगा, 2 थीका इसके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन 4 साइड होते हैं, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं टेट्रागोनल। और एक थीका के अंदर या एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये चारों माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होते हैं किसमें, पॉलन सैक में, यानी कि 4 पॉलन सैक का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अब देख लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि ये जो एंथर के अंदर जो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे तो ये सर्कुलर आउटलाइन दिखाई देता है, बिल्कुल सर्कुलर स्ट्रक्चर इसका होता है। 4 वॉल लेयर्स, 4 वॉल लेयर से ये कवर्ड होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये, मान लो ये सिंगल एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो ये 4 लेयर इसमें होते हैं। पहला लेयर जो होता है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। फर्स्ट लेयर को क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। उसके अंदर जो लेयर होगा उसे हम कहते हैं एंडोथेसियम। इसके बाद एक और लेयर होता है जिसे हम कहते हैं मिडिल लेयर, और सबसे अंदर में एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं टैपेटम। तो ये चारों लेयर आपको याद रखने हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम नियरली सर्कुलर होगा, और सर्कुलर होने के साथ साथ इसमें 4 लेयर्स होंगे। पहले लेयर को हम बोलेंगे एपिडर्मिस, दूसरे लेयर को बोलेंगे एंडोथेसियम, तीसरे लेयर को बोलेंगे मिडिल लेयर, और चौथा लेयर जो है उसे कहते हैं टैपेटम। जो आउटर 3 लेयर होते हैं यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर, ये सभी वॉल लेयर जो हैं ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। 3 लेयर जो है ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, मतलब मैंने अभी कहा कि ये पॉलन सैक बनाते हैं, दैट मीन्स कि पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। तो पॉलन ग्रेन्स जो बनेगा उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम ये 3 लेयर का होता है, मतलब एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर, ये तीनों मिलके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। प्लस जब ये पॉलन ग्रेन बन के रेडी हो जाता है तो इसका इससे बाहर निकलना भी तो जरूरी है, तभी तो ये जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए स्टिग्मा के ऊपर। तो डेहिकेंस मतलब इसके टूटने में भी इसकी मदद करते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन को रिलीज करने में मदद करते हैं, और जब तक ये पॉलन ग्रेन बनता है तब तक उसको प्रोटेक्ट करने का भी ये काम करते हैं। अब अगला एक बच जाता है टैपेटम। टैपेटम का काम होता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, नॉरिसेस मतलब यानी कि नॉरिशमेंट देता है किसको, पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन्स जब डेवलप हो रहे होते हैं तो उसको जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो सभी टैपेटम प्रोवाइड करता है। जो ये टैपेटम होता है उसमें बहुत ही ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। अब सेल चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो जो सेल है उसके अंदर जो ये फ्लूइड फिल्ड होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो टैपेटम होता है इसके अंदर बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा इसके अंदर लिक्विड होता है, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है टैपेटम के बारे में कि टैपेटम का सेल कैसा होता है, तो याद रखिएगा इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। जब एंथर जो है वो यंग होता है, मतलब अभी अभी फ्लावर खिला है और उसका एंथर एकदम यंग है, तो इसमें बहुत ही कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है। अब आपका पूरा हो गया होगा कंफ्यूजन कि क्या क्या चीजें होंगी, तो एक बार फिर से हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हो गया फ्लावर। फ्लावर के अंदर पाया जाएगा एंड्रोसियम, इसी एंड्रोसियम को हम कहते हैं स्टामेन, जिसका अपर वाला पार्ट कहलाता है एंथर और ये वाला पार्ट कहलाता है फिलामेंट। इस एंथर के 2 लोब होते हैं और इस लोब के अंदर थीका पाया जाता है, तो इसीलिए हम इसको बाइलोब्ड और डाइथिकस कहते हैं। और इस लोब के अंदर, एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो नियरली सर्कुलर होता है, और सर्कुलर होने के साथ साथ ये क्या होता है, इसके 4 लेयर्स होते हैं, जिसमें सबसे इनर लेयर जो होगा उसे कहते हैं टैपेटम,
उस लेयर के अंदर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, और यही स्पोरोजिनस टिश्यू एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब तो ये था स्ट्रक्चर, अब देखते हैं कि कैसे आखिर ये पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद रखिए यहाँ पे टर्म है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मीन्स formation of pollen grains. Formation of pollen grains is known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे ही एंथर डेवलप होता है तो जो ये स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं इनमें बहुत सारे मियोटिक डिवीजन होते हैं। अब ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछ देता है कि इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा या मियोटिक, तो याद रखिए मियोसिस होता है, मियोटिक डिवीजन, और ये बनाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। सिंपल आप जानते भी हो कि एक सेल के अंदर जब मियोटिक डिवीजन होगा तो वो 4 सेल बनाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं? टेट्राड। तो एंथर जब डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर सेंटर पे जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये टिश्यू क्या बनाते हैं? तो ये टिश्यूज बनाते हैं पॉलन ग्रेन्स, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलो अब आ जाओ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे हम पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। याद रखिएगा इसको बोलते हैं पॉलन मदर सेल। अब यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे सबसे बाहर का जो लेयर है उसे हम कह रहे हैं एपिडर्मिस। सबसे बाहर का लेयर क्या है? एपिडर्मिस। इसके बाद है कौन सा? एंडोथेसियम। एंडोथेसियम के बाद जो लेयर है उसे हम कहते हैं मिडिल लेयर, और सबसे अंत में कौन सा है? टैपेटम। और इस टैपेटम के अंदर ये जो सेंटर में प्रेजेंट है वो क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो आप देख रहे हो 1 2 3 एंड 4, 4 क्या है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, और इन चारों माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर 3-3 4-4 लेयर है, और ये चारों लेयर के अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यू है। यहाँ पे इसका डाइसेक्शन करके दिखाया हुआ है कि ये किस तरह से होगा, और ये आप देख रहे हो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। और यही जो माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं ये बनाते हैं पॉलन ग्रेन्स, और जब ये कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो उसके बाद ये यहाँ से डेहिकेट्स होके, यानी कि ये जो इसका वॉल होता है ये ब्रेक होके यहाँ से ये टूट के और सारा का सारा ये बाहर निकल जाता है, और फिर ये पहुँच जाता है कहाँ? अपने प्यारे स्टैमेन के पास। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस जो कि आप देख रहे हो। तो ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन था। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जानते हो कि हर एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू का जो है वो कैपेबल होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए। तो हर एक को हम बोलते हैं पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ भी सवाल आ जाते हैं। अब देख लो यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एग्जाम में पूछ देता है व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है मियोसिस, कंफ्यूज नहीं होना है। The microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। As the anther mature and dehydrate, मैच्योर होके जब वो सूख जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, पानी उससे निकल जाएगी, तो ये माइक्रोस्पोर क्या होता है? डेसिकेट होता है, डिसोसिएट होता है, और ये सब डेवलप हो जाते हैं किसमें? पॉलन ग्रेन्स में। यानी कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राड को ही हम क्या बोल रहे हैं? पॉलन ग्रेन। ठीक है, बुक पढ़ने का ये तरीका होता है, एक एक चीज एक एक लाइन, और जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना हर बार आपको लगेगा कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो, हर बार ये कुछ अलग चीजें आपको दिखाता है। ठीक है, तो बहुत ही
सारी चीजें आप यहाँ पे देखोगे। तो ये पॉलन ग्रेन्स बनेगा हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, बहुत सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर को ही हम क्या बोल रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, जो कि रिलीज्ड होता है डेहिकेंस ऑफ एंथर। एंथर जब डेहिकेंस यानी कि एंथर जब टूटता है, मान लो किसी खोल के अंदर कोई चीज बना हुआ है, तो ये खोल जब टूटेगा तभी ना इसके अंदर से ये निकल के बाहर आएगा। तो ये टूटता है और निकलता है, इसी को हम बोलते हैं डेहिसेंस। तो ये डेहिसेंस के बाद एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन्स को बाहर रिलीज कर देता है। अब आ जाओ पॉलन ग्रेन्स को भी देख लेते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन का 3 नाम आ गया, अब कंफ्यूजन यहीं से शुरू हो जाएगा। तो पहले हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। सबसे पहले ये क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और इस माइक्रोस्पोर टेट्राड को ही हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन या फिर मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे, पॉलन ग्रेन्स को। अब आप जानते हो कि जब किसी हिबिस्कस, जो फ्लावर हमें आसपास आराम से मिल जाता है, जिसे हम आम भाषा में ओढ़ौल का फूल कहते हैं, तो इसका फ्लावर जो है, तो आप देखोगे कि एलोइस पाउडर जो है वो आपके हाथों में लग जाता है, आपके फिंगर पे लग जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं एक पॉलन ग्रेन का कैसा स्ट्रक्चर होगा। जब किसी माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं ना, तो पॉलन ग्रेन्स बिल्कुल ये इस तरह के दिखाई देते हैं, अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो आप जब देखोगे ना, तो आप मतलब बहुत ही अलग अलग कलर के होंगे, देख रहे हो आप, अलग अलग साइज के, शेप के, कलर के, डिजाइन के, किसी भी कलर डिजाइन का हो सकता है ये पॉलन ग्रेन। अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग कलर के होंगे, अलग अलग डिजाइन के होंगे, अलग अलग शेप के होंगे। कोई इसका पार्टिकुलर शेप नहीं है कि ये सर्कुलर ही होगा या कैसा होगा। आप देख भी रहे हो यहाँ पे ये किस तरह का है, इसमें आप देख रहे हो ये बिल्कुल इस तरह का प्रेजेंट है, ये आप एकदम स्मूथ देख रहे हो। तो सब अलग अलग स्ट्रक्चर के हैं, तो इसीलिए इसका कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन हाँ सबका एक बेसिक स्ट्रक्चर जरूर होगा। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल। जनरली कैसा होगा, स्फेरिकल, जनरली बोल रहा है, नॉट मोस्टली। जनरली मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, माइक्रोन में है 25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, इसका 2 लेयर वॉल होता है, इसका आप यहाँ पे देख भी रहे हो, वॉल जो है ये एक लेयर और ये दूसरा लेयर, 2 लेयर का वॉल होता है। और जो आउटर हार्ड लेयर होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड लेयर होता है आउटर, इसे हम कहते हैं एक्साइन। और ये किस चीज का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है अभी तक कि पॉलन ग्रेन्स का जो आउटर लेयर होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है, तो दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, जो कि बहुत ही रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है अभी तक पूरे वर्ल्ड में, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में सर्वाइव कर सकता है। कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं देखा गया है जो पॉलन ग्रेन को डाइजेस्ट कर दे। तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ये रह सकते हैं धरती के अंदर दबे हुए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो एक्साइन है वो किस चीज का बना होता है, तो ये बना हुआ होता है स्पोरोपोलिनिन का, एंड दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एवर। अब पॉलन ग्रेन एक्साइन तो हमने देख लिया, इसमें एक प्रोमिनेंट अपार्चर होता है जिसे हम कहते हैं जर्म पोर, एक इसके अंदर अपार्चर होगा। अब जो ये अपार्चर होता है बेसिकली, तो जर्म पोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी से इसके अंदर का जो भी सब मटेरियल होगा, मान लो कोई बीज है तो उसमें कोई एक छेद होगा, तभी तो उसके अंदर से चीजें बाहर निकल के बाहर आएंगी ना, तो वहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ चुका है अभी तक कि जर्म पोर के ऊपर स्पोरोपोलिनिन होता है या नहीं होता है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है एब्सेंट, प्रेजेंट नहीं होता है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, इनको फॉसिल्स की तरह वेल प्रिजर्व करके रखा जाता है क्योंकि स्पोरोपोलिनिन इनको बहुत लार्ज समय तक जिंदा रख सकती हैं। इसका बहुत ही एक फैसिनेटिंग एरे और डिजाइन होता है स्पोरोपोलिनिन का, यानी कि एक्साइन का बहुत ही अलग अलग टाइप का हो सकता है। इसका जो इनर वॉल होता है पॉलन ग्रेन का, उसे हम कहते हैं एंटाइन। ठीक है, बाहर को एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन
एंड उसमें एक जर्म पोर भी प्रेजेंट होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। सेकेंड पार्ट जो है उसे हम कहते हैं इंटाइन, और ये बहुत ही थीन और कंटिन्यूअस लेयर होता है जो कि सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। आपको ये भी ध्यान देना है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे सराउंडेड रहता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। बोर नहीं होना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत आराम से आपको पढ़ते चलना है सारी चीजें। कोई भी डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, अब भी कमेंट करो, मैं बताऊंगी आपको। When the pollen grain is mature, it contains two cell. pollen grain जब मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर दो सेल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है उसका साइज बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें फूड रिजर्व होते हैं। बहुत ही इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो जेनरेटिव सेल होते हैं ये काफ़ी स्मॉल होते हैं और जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसका शेप होता है वो स्पिंडल शेप का होता है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म और एक सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। ऐसा देखा गया है 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स जो है वो टू सेल्ड स्टेज में ही सेड करते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन्स जब एंथर से बाहर निकलते हैं तो वो टू सेल्ड स्टेज में रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्पीसीज में ऐसा देखा गया है कि उसके अंदर दो मेल गैमेट्स होते हैं और ये थ्री सेल्ड स्टेज पे निकलता है, यानी कि दो जेनरेटिव सेल और प्लस एक वेजिटेटिव सेल पहले ही बन चुका होता है, तब इसके बाद ये एंथर से बाहर निकलता है। लेकिन जनरली देखा गया है एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म जो है उनके अंदर दो सेल ही रहता है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर है हमारा कंप्लीट, इसमें ये फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे ये हो गया वेजिटेटिव सेल और ये हो गया जनरेटिव सेल, और ये टू सेल्ड स्टेज है एक मैच्योर पॉलन ग्रेन्स का। अब जब ये पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर। तो जब ये स्टिग्मा पे पहुंच जाता है ना, तब ये एक से दो जनरेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाता है। दो जनरेटिव सेल चाहिए फ्लावर को, उसको मतलब नहीं है कि आप कब सेड हो रहे हो, उसको बस मतलब इतना है कि मुझे भाई दो चाहिए, और वो दो उससे वो लेके अपना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है। अभी हम सिर्फ एंड्रोसियम और मेल गैमेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी फीमेल गैमेट बचा हुआ है, बोर नहीं होना है और आराम से पढ़ते चलना है। जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत सारे स्पीसीज के, वो बहुत सीवियर एलर्जीज कॉज करते हैं, या जो ब्रोंकियल एप्लीकेशंस होते हैं, क्रॉनिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि अस्थमा या ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि पॉलन ग्रेन्स की वजह से कौन सा डिजीज होता है, तो वो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस होता है। बेसिकली जो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास होते हैं उनके बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो है वो सबसे ज़्यादा एलर्जिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एलर्जेंस होते हैं, पॉलन एलर्जी हम इसे कहते हैं। इसकी वजह से अस्थमा या ब्रोंकाइटिस होता है। लेकिन पॉलन ग्रेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो इसीलिए पॉलन ग्रेन्स का इस्तेमाल हम करते हैं एज ए रिच सोर्स ऑफ फूड सप्लीमेंट। टैबलेट्स के फॉर्म में, पॉलन टैबलेट्स का फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा पॉलन प्रोडक्ट्स या टैबलेट्स या सिरप का मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, जिससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जनरली जो एथलीट्स होते हैं या जो रेस में घोड़े दौड़ाए जाते हैं उन सभी को पॉलन टैबलेट्स खिलाया जाता है, जिससे क्या होता है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और ये मतलब ड्रग्स में नहीं आता है, तो इसीलिए ये जब आप टेस्ट करोगे तो उनके ब्लड में ड्रग नहीं पाया जाएगा, लेकिन ये एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं पॉलन टैबलेट्स का। अब आ जाओ आगे। एक बार जब सेट हो जाता है पॉलन ग्रेन तो ये इसकी वायबिलिटी, मतलब एक बार जब ये एंथर से बाहर निकल गया तो ये कितने दिन तक जिंदा रहेगा ताकि ये फर्टिलाइजेशन कर सके, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन वायबल कितने दिनों तक रह सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है।
जो राइस और व्हीट के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दे लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। ये 30 मिनट्स के अंदर इनकी वायबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। मतलब जब जैसे ये रिलीज होगा ना, तो 30 मिनट्स के अंदर ये डेड हो जाते हैं, उसके बाद ये किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे रोजेसी या लेगुमिनेसी या सोलेमिनेसी, ये सब आप जानते हो फैमिलीज हैं। तो इनकी जो वायबिलिटी होती है वो मंथ्स, बहुत मंथ तक रह सकती है, और इसीलिए इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। ठीक है, जैसे एनिमल्स का हम स्पर्म स्टोर करके रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और ये पॉसिबल होता है, बहुत सालों तक हम इसको रख सकते हैं अंडर लिक्विड नाइट्रोजन। एग्जाम में पूछ देता है कि पॉलन ग्रेन्स को हम किसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं किसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, अप टू द टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको हम बोलते हैं पॉलिन बैंक्स। स्टोर्ड पॉलिन यूज किया जा सकता है एज ए पॉलिन बैंक, सीड बैंक की तरह ही, ताकि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में ये हेल्प कर सके। तो ये था हमारा कंप्लीट एक पॉलिन का स्ट्रक्चर, पॉलिन के फंक्शन, पॉलिन का क्या क्या चीजें होंगी, वो सब कुछ हमने देख लिया। अब आ जाते हैं गाइनोसियम के पास, क्योंकि बिना फीमेल के काम तो नहीं चल रहा है दुनिया का, कोई काम बिना फीमेल्स के नहीं हो सकता है, मेल अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फीमेल्स का होना भी जरूरी है। तो अब उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, अगर आप बोर ना हो रहे हो तो चलो आगे पढ़ते हैं। गाइनोसियम को हम बोलते हैं पिस्टिल। अभी कमेंट करो तुरंत, एंड्रोसियम को और किस नाम से जानते हैं, एंड्रोसियम को और किस नाम से जानते हैं, अभी के अभी कमेंट कीजिए जल्दी। पिस्टिल आप जानते हो, हम एंड्रोसियम को बोलते हैं, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, फंक्शन और क्या क्या चीजें होंगी। ये मत समझो कि ये सारा एक ही है, एक ही ये हेडिंग दिया हुआ है, मतलब इसके अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी है। पहला तो पिस्टिल यानी कि एंड्रोसियम के बारे में, सॉरी गाइनोसियम के बारे में, और उसके बाद हमें पढ़ना है मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बारे में, और फिर पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो आप जानते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। सिंगल पिस्टिल हो सकता है, अगर गाइनोसियम की बात करूं तो या तो एक सिंगल पिस्टिल हो सकता है इस तरह का, ठीक है, या हो सकता है कि डबल, ट्रिपल, 4, 5 कुछ भी प्रेजेंट हो। तो अगर सिंगल पिस्टिल है किसी फ्लावर के अंदर तो उसको हम बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी फ्लावर। और अगर एक से ज्यादा पिस्टिल हो तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। याद रखिएगा, मोनोकार्पेलरी एंड मल्टी कार्पेलरी। यहाँ कार्पेल वाली बात नहीं है, कार्पेलरी कहते हैं। अगर एक से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट हो और वो फ्यूज्ड हो, मतलब एक से ज्यादा हैं लेकिन सब फ्यूज होके एक बना चुके हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिनकार्पस। टर्म्स यहाँ पे बहुत मिलेंगे, इसीलिए मैंने कहा था ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत बनते हैं। सिंपल याद करते चलो, एक पिस्टिल मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा मल्टीकार्पेलरी, और अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है और वो आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस। लेकिन अगर वो फ्री हैं, अलग अलग हैं, तो उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस। तो मल्टीकार्पेलरी भी 2 तरह का होता है, कौन कौन सा, सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस जब फ्यूज होगा, एपोकार्पस जब फ्री होगा। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ। पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया। गाइनोसियम के 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टाइल, लड़कियों के साथ स्टाइल हमेशा जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो कहीं भी रहे, फ्लावर्स में भी देख रहे हो स्टाइल है यहाँ पे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा जो है वो सर्व एज इट इज सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर को लैंड कराना हो तो एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है, उसके ऊपर आता है, ये लैंड करता है। बिल्कुल वैसे ही पॉलन ग्रेन्स उड़ता उड़ता आता है, तो लैंड करने के लिए कोई जगह तो चाहिए। तो जो अपर पार्ट होता है स्टिग्मा, वो काफी फ्लैट इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसे हम कहते हैं कि ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। और स्टाइल जो है ये एक इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल पार्ट होता है बीनीथ द स्टिग्मा, इस तरह का। ये हो गया हमारा स्टिग्मा, नीचे स्टाइल, और जो बल्ज्ड पार्ट होता है बेसल पार्ट, उसे हम कहते हैं ओवरी।
और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओवेरियन कैविटी, जिसे हम लोक्यूल कहते हैं। हर एक ओवरी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा, ठीक है, इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब इस प्लेसेंटा का भी अलग अलग टाइप होता है, एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन जो है वो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में। अगर नहीं पढ़े हो तो वहां पे जाके पढ़ लीजिएगा, वैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। अब ये मैंने आपको बताया, ये है हमारा क्या, स्टिग्मा यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म। दूसरा ये स्टाइल, और नीचे ओवरी, और ओवरी के नीचे ये थैलेमस, ठीक है। कई में इस तरह का भी होता है स्टिग्मा, ये एक को यहाँ से तोड़ के निकाल के ये दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं सिन कार्पस ओवरी, ठीक है। ये सिन कार्पस ओवरी है, सिन कार्पस मतलब ये आपस में मिले हुए हैं। ये वाला जो है ये इसको बोलते हैं एपोकार्पस, क्योंकि ये अलग अलग है, ठीक है, बहुत सारे हैं और अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे एपोकार्पस। और ये बहुत सारे तो हैं लेकिन सब आपस में फ्यूज्ड हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिन कार्पस। तो अब आई होप कि इमेज से आपका क्लियर हो गया होगा क्या क्या चीजें हैं। ये डाइसेक्शन है, अंदर का स्ट्रक्चर है। अब अंदर में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये एक्चुअली ओवरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ओवरी, इसका ये स्ट्रक्चर है। तो इसका सबसे जो ये इधर बेसल वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं चैलेजल पोल, ठीक है। सबसे बेसल पार्ट कौन सा पार्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं चैलेजल पोल। और इधर वाला जो पार्ट होता है जहाँ से ये स्टाइल इसमें जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। तो इसमें दो पार्ट हो गया, एक तो माइक्रोपाइलर रीजन और दूसरा चैलेजल रीजन। अब इसमें सबसे अंदर में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, और उस एम्ब्रियो सैक को कवर करता है न्यूसिलस, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसिलस है। और उसके बाहर होगा इनर इंटेगुमेंट और सबसे बाहर होगा आउटर इंटेगुमेंट। अब ये जहाँ पे माइक्रोपाइलर पोल है वहां पे एक इस तरह का स्कैर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ये एम्ब्रियो सैक जो है जब बाद में सीड बनाएगा तो ये माइक्रोपाइल रीजन से ही क्या निकलता है, यहाँ से जब वो जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेशन प्रोसेस यहाँ से होता है। ये वाला जो पार्ट होता है स्टाइल जहाँ पे जुड़ता है उसे हम कहते हैं फनिकल, ठीक है। और ये फनिकल के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हाइलम। तो आई होप कि ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट क्लियर हो गया है। तो आप देख रहे हो ये हिबिस्कस का एक पिस्टिल था। इसके बाद आप देख रहे हो सिन कार्पस, मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पर पिस्टिल, ये किसका था, तो ये पेपेवर प्लांट का था। कई बार ना हम इन सब चीजों को इग्नोर करके चले जाते हैं और एनसीईआरटी बोलता है मैंने तो पढ़ाया ही था और आपने ध्यान नहीं दिया। तो पेपेवर में कैसा पाया जाता है, तो ये इसमें मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस पिस्टिल होता है, ठीक है। मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस किस में होगा, माइसेलिया में, जो कि ये वाला है। और उसके बाद आप देख रहे हो एक एनाट्रोपस ओव्यूल, ये एक एनाट्रोपस है किसका, ओव्यूल का। ये एक स्ट्रक्चर था, ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो छोटी छोटी छूट जाती हैं और हम सोचते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, ये क्या दे दिया है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि पेपेवर के अंदर किस तरह का पिस्टिल प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस, और माइसेलिया के अंदर मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस, और बाकी जो सिंपल वाला है वो तो हमें पता ही है, हिबिस्कस के अंदर पाया जाता है। अब चलो आ जाओ, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर दी मेगास्पोरेंजिया। तो हमने कहा कि पहले ये हमारा ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और इसमें पाया जाता है प्लेसेंटा, और उसी प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है क्या, मेगास्पोरेंजिया। जैसे वहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया था मेल गैमेट्स बनाने के लिए, यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया है। औरतों को लोग बोलते हैं छोटा, नेचर भी बोल रहा है मेगा मतलब बड़ा, ठीक है। लेडीज कभी भी छोटी नहीं हो सकती हैं, वो हर मामले में आगे होती हैं, बड़ी होती हैं। यहाँ पे भी देखो लड़कों के लिए माइक्रो टर्म इस्तेमाल किया गया है, एंड बॉयज माइक्रो एंड गर्ल्स मेगा, लेकिन हमारी सोसाइटी में उल्टा हो जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है हमें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया को हम बोलते हैं ओव्यूल। एक एक टर्म ध्यान देते चलिए, माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं, ओव्यूल। नंबर ऑफ ओव्यूल जो है वो अलग अलग वेरी कर सकता है, जैसे वीट
पैडी और मैंगो, इसके अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, सिंगल ओव्यूल। याद रखना है, एग्जाम में पूछ देता है व्हीट के अंदर, पैडी के अंदर, मैंगो के अंदर कितना ओव्यूल पाया जाएगा, तो एक पाया जाता है। वही पपाया के अंदर देखोगे, वाटरमेलन और ऑर्किड्स, इनके अंदर बहुत सारे। वैसे भी दिमाग में सिंपल ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है। बीज आपको एक तरह का दिखाई दे जिसके अंदर एक एक बीज हो, कोई भी फ्रूट लो, कोई भी चीज लो, अगर उसके अंदर एक बीज है, सिंपल समझो उसके अंदर एक ही ओव्यूल था। और अगर एक से ज्यादा बीज है तो समझ जाओ कि बहुत सारे बीज थे। ठीक है, चलो अब देखते हैं मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले ओव्यूल के बारे में। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल को हम लोग पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो हमने पहले ही देखा, जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। और इसका प्लेसेंटा से किस चीज से जुड़ा होता है, तो फनिकल से। तो याद रखिए, ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच का जो कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं फनिकल। ओव्यूल और प्लेसेंटा, इसको जोड़ता है कौन, फनिकल। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विथ फनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। अब यहाँ पे चलो स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो हाइलम और ये है फनिकल। तो ये दोनों जहाँ पे फ्यूज करता है ना ओवरी के साथ, सॉरी ओव्यूल के साथ, वो हाइलम कहलाता है। मतलब ओव्यूल और फनिकल, सॉरी ओव्यूल और प्लेसेंटा से जहाँ पे जुड़ा होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं फनिकल। तो सिंपल हाइलम जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। ओव्यूल और फनिकल के बीच के जंक्शन को हम बोलते हैं हाइलम। हर एक ओव्यूल का एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप होता है जिसे हम कहते हैं इंटेगुमेंट्स, जो कि हमने कहा कि दो होते हैं मेनली, इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट। और इसका जो एंट्री पॉइंट होता है, मतलब इसमें एक स्मॉल एंट्री होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइरल एंड के अपोजिट होता है चैलिजा, जो कि बेसल पार्ट है ओव्यूल का। ये ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर में देख लिया है। इंटेगुमेंट्स के अंदर एक मास ऑफ सेल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि एम्ब्रियो सैक को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सिंपली समझो, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक। और इसी एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग बताते चलो, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है। अभी मैंने पीछे बताया था मेल गैमेटोफाइट, सब लोग जल्दी से बता दो व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट तो यहाँ पे हमने देख लिया, एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। एग्जाम में जरूर पूछता है इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब ओव्यूल जो है वो सिंगल एम्ब्रियो सैक उसके अंदर प्रेजेंट होगा और ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा मेगास्पोर। वहां पे बन रहा था माइक्रोस्पोर जिसे हम कह रहे थे पॉलन ग्रेन्स, यहाँ पे बन रहा है मेगास्पोर। अब आ जाओ, वहां पे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, यहाँ पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जो ये ओव्यूल होता है ये डिफ्रेंशिएट होके बनाता है क्या, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोपाइलर रीजन में ये पूरा डेवलपमेंट है, एक एक करके हम लोग देखेंगे फिगर में। ऑफ द न्यूक्लियस, द लार्ज सेल जो है जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है इस न्यूक्लियस के अंदर, और इसी को हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। और ये भी मियोटिक डिवीजन करता है, इसके अंदर भी कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन। और ये क्या बनाएगा फिर, मेगास्पोर बनाएगा। इसी को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब आप जानते हो कि जब मियोसिस होगा तो चार बनेंगे, चार सेल बनेंगे। वहां पे भी हमने देखा था कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा और मियोसिस हो रहा है किसके अंदर, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, तो चार सेल बनेंगे। तो जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो इसमें से जो तीन सेल होते हैं ना वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तीन सेल क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही सेल फंक्शनल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, चार सेल बनते जरूर है यहाँ पे भी,
लेकिन एक सेल क्या होगा, फंक्शनल होगा और बाकी 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वही फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, ठीक है, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। The method of embryo sac formation in a single megaspore is termed as monosporic development. इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि एक ही मेगास्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बहुत सारे पॉइंट्स छोटे छोटे आप यहाँ पे देख रहे हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सब कुछ हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, बहुत ही डिटेल में। आप जानते हो न्यूक्लियस जो है फंक्शनल मेगास्पोर का, उसके अंदर फिर से माइटोटिक डिवीजन होता है। मतलब जो मेगास्पोर मदर सेल था इसके अंदर मियोसिस हुआ, इसमें से 4 सेल बने और इस 4 सेल में से 3 जो है वो डीजेनरेट हो गए और एक गया कहाँ पे, फंक्शनल मेगास्पोर था। यही हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक है। अब इस एम्ब्रियो सैक में फिर से होगा कौन सा, माइटोटिक डिवीजन, और ये माइटोटिक डिवीजन से इसका जो न्यूक्लियस है ये 2 न्यूक्लियस बनाएगा। ऑब्वियसली जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो 1 से 2 बनता है, 2 सेल बनते हैं, सिंपल हम लोग सेल डिवीजन में पढ़े हुए हैं पहले। और ये दोनों क्या होता है, अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। अपोजिट पोल दैट मीन्स कि एक हमारा माइक्रोपाइलर पोल है और दूसरा चैलेजल पोल है जो हमने देखा, ठीक है। तो एक जाएगा किधर, माइक्रोपाइलर पोल की तरफ और दूसरा जाएगा चैलेजल पोल की तरफ। इस समय ये क्या बनाता है, तो इस समय बनाता है 2 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सैक। इसके बाद फिर इसमें सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं और इसके बाद ये बनाता है 4 न्यूक्लिएट, उसके बाद 8 न्यूक्लिएट, और 8 न्यूक्लिएट स्टेज पर जाने के बाद इसको हम बोलते हैं टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। ये जनरली 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होता है, मतलब इसके अंदर 7 सेल होंगे और 8 न्यूक्लियस होगा। तो कई बार एग्जाम में सवाल पूछता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट या टिपिकल एम्ब्रियो सैक है वो कैसा होता है, तो वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह का होता है, तो जो 6 सेल हैं 8 में से, तो उसमें से 3 जो है ये चैलेजल पोल पे और 3 जो हैं ये चले आते हैं नीचे माइक्रोपाइलर पोल पे, और 2 न्यूक्लियस यानी कि एक सेल बच जाता है बीच में जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियस, जो कि एग एपरेटस के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब ये इसका कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसे कहते हैं। तो एक एग एपरेटस जो है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, तो उसमें प्रेजेंट होता है 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल, ठीक है। अब चलो एक बार हम इसको स्ट्रक्चर में देख लेते हैं ताकि ये कंप्लीट क्लियर हो जाए। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये सेल डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन होगा, ये न्यूक्लियस है हमारा बाहर में और ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेगास्पोर डायाड बन रहा है। पहले सबसे पहले डायाड यानी कि एक सेल के अंदर अब माइटोसिस होगा तो ऑब्वियसली 2 सेल बनेगा, तो एक सेल इधर और एक सेल इधर, तो एक माइक्रोपाइलर एंड पे और दूसरा चैलेजल एंड पे जाता है, ठीक है। उसके बाद बनता है मेगास्पोर टेट्राड। ऑब्वियसली एक सेल के अंदर जब माइटोसिस होगा तो 2 बनेगा, 2 सेल के अंदर अगर डिवीजन होगा तो 4 बनेगा, और फिर ये देख लो 4 के बाद क्या बन गया, 8, ठीक है। अब ये 8 जो है तो इसमें से चला जाता है 3 नीचे जिसको हम कहते हैं एंटीपोडल्स, 2 बीच में आ जाता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल या 2 पोलर न्यूक्लियाई। उसके बाद 3 यहाँ पे आ जाते हैं जिसमें से 2 को हम बोलते हैं सिनर्जिड और 1 को हम बोलते हैं एग, और ये हो गया हमारा कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, जो कि क्या है 7 सेल्ड, 7 सेल हैं इसके अंदर एंड 8 न्यूक्लिएट। आई होप कि अब क्लियर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो चैलेजल एंड जो है हमारा, चैलेजल पोल जिसे हम कह रहे थे, वहां पे क्या है, तो वहां पे 3 सेल्स प्रेजेंट है और इन सभी को हम एक साथ बोलते हैं एंटीपोडल्स। बीच में ये 2 न्यूक्लियस है लेकिन एक ही सेल है, यहाँ पे 3 सेल, ठीक है, 1 सेल। अभी तक हमने देखा 4 सेल हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है।
अब नीचे आ जाओ, नीचे में भी 3 सेल होंगे, तो टोटल हो गए 4 और 3 7 सेल, लेकिन 8 न्यूक्लियस है क्योंकि बीच में यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। तो अभी तक हमने देख लिया क्या क्या चीज, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे कि जो पॉलन ग्रेन बन चुका है वो एम्ब्रियो सैक में कैसे जाएगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। तो अभी तक हम सिर्फ पढ़ रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन में किस तरह से एंथर क्या यानी कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो ट्रांसफर, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 चीजें थी, एक तो गैमेटोजेनेसिस और दूसरा था पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। जब ट्रांसफर होगा तो उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, जो कि सेकेंड इवेंट आएगा। तो पॉलिनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे हमें कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी जुड़ सकते हो और हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। टेस्ट होगा डेली रेगुलर बेसिस पे और क्लासेस भी आपकी रेगुलर होती रहेंगी जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।